Assalamu alaikum students. I welcome you all in our week number 5, last lecture of this week. Previously, we have studied about penicillin production, about the production of single cell proteins. Today, we will study about fermenters. But before that, we need to revise what we have learned earlier. In single cell protein, we used this kind of fermenter, which we usually say this is an industrial fermenter. And in this industrial fermenter, we know that what were our capacities. The capacities were about 100,000 to 150,000 liters. This is important to memorize. We were using industrial fermenters who were having the capacity of 100 to 150,000 liters, and we also added some various other environmental and internal factors, which included, when I talk about single cell proteins, we maintain the temperature to 30 degrees centigrade, we maintain a normal pH. We also added a different kind of broth medium, which was glucose and mineral salts. Okay, when it comes to these things, do you remember when we were making penicillin, the temperature was maintained at 30 degrees centigrade, the pH was slightly acidic, and the medium, the growth medium, was broth, not glucose and mineral salts. So whenever we are using fermenters, we use different set of environments that we actually maintain internally and externally to get our desired product. जब भी हम किसी मेकिंग में आते हैं, आपने देखा होगा किचन में खास तौर पे कुकर में जब कोई चीज बनती है वो डिफरेंट तरह से बन रही है, फ्राइंग पैन में डिफरेंट तरह से बन रही है, सो वी अप्लाई डिफरेंट टेम्परेचर्स टू डिफरेंट थिंग्स टू गेट आवर डिजायरेबल प्रोडक्ट. जब हम आते हैं हमारे फर्मेंटर्स के ऊपर अबाउट टुडेस टॉपिक, तो फर्मेंटर्स दीज आर टेक्निकली जायंट स्टील फर्मेंटर्स, बहुत बड़े स्टील फर्मेंटर्स होते हैं, जिसमें मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दो रूम्स एक दूसरे के ऊपर हो तो वो तक अराउंड तकरीबन 30 फीट उनकी हाइट होती है, 25-30 फीट, एंड अराउंड 15 फीट इनकी विड्थ है, सो दे आर ह्यूज. हम इन फर्मेंटर्स में, दैट इज व्हाई कि इसकी कैपेसिटी 100,000 टू 150,000 लीटर्स तक होती है. सो बेसिक फीचर्स हमारे पास फर्मेंटर की क्या है भाई? दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर. इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर यू सी देयर इज अ ब्रॉथ मीडियम. लेट्स सपोज अगर हमने पेनिसिलिन बनानी है तो हम इसके अंदर ब्रॉथ मीडियम डालेंगे. अगर हमने सिंगल सेल प्रोटीन्स बनानी है तो हम इसी मीडियम में, ये जो आपको लिक्विड अंदर मीडियम नजर आ रहा है, इसमें हम ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट्स ऐड करेंगे. We will also maintain a temperature. कैसे वो बाद में बताते हैं. So हमने suppose कर लिया कि that we are making penicillin. So we have added broth medium in it. Broth medium once again वो medium था जो food medium है, जिसके ऊपर, क्योंकि penicillium को हमने डालना है, and penicillium is a fungus. So fungus ने उस medium पे grow करना है. So for that, for its growth, हम एक suitable food डाल रहे हैं जो उसके लिए attractive है, जो जिसको खाकर वो easily grow कर सकती है. सो एक चीज होगी ब्रॉथ मीडियम. सेकंड, आप इसके बाहर देखो कूलिंग सेंटर्स हैं. हम टेम्परेचर को पेनिसिलिन में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं जब हम पेनिसिलिन बना रहे होते हैं. सो ये जो कूलिंग जैकेट्स हैं, देयर आर नो सेंट्रल एयर कंडीशनर्स के भाई हम उसको कूलिंग सेंसेशन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा. हम उसके बाहर एक पूरी कूलिंग जैकेट है. ये जो कूलिंग सेंटर है, इट्स कूलिंग जैकेट, मतलब ये अगर फर्मेंटर है तो उसकी पूरी सराउंडिंग में वो एक पूरी कूलिंग जैकेट है. अब क्या करते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूसली कोल्ड वाटर उसमें से रन कर रहा होता है. एक तरफ से जा रहा है, उस पूरे अपरेटस से होता हुआ दूसरी तरफ से निकल रहा होता है. इससे अब होता क्या है, जस्ट लाइक हमारी जब इवेपोरेशन होती है, इसको हम थर्मो इवेपोरेशन कहते हैं. सो जब हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डेफिनेटली हाई होता है तो पसीना आता है. सो जब वो स्वेटिंग इवेपोरेट होती है, सो इवेपोरेशन में वो उस एरिया से, लेट्स सपोज अगर हैंड है तो यहाँ पर हमें पसीना है, ऊपर से हवा लगी तो वो इवेपोरेशन होगी. तो जब इवेपोरेशन होगी तो उस एरिया की हीट को लेके वो चला जाएगा. सेम इज द थिंग कि यहाँ पे जब कोल्ड वाटर हम एंटर कर रहे हैं तो ये सिस्टम यूजुअली गर्म हो जाता है जब इसके अंदर प्रोसेस चल रहा होता है. तो यहाँ से जब इस प्रोसेस के दौरान कॉन्टिन्यूसली कोल्ड वाटर को मेंटेन किया. अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं कि बस कोल्ड वाटर गुजारते जा रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्परेचर मेजरमेंट भी है. टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. भाई हमने 26 तक मेंटेन रखना है तो कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर नजर रखी जाती है. और वाटर हमने क्या फ्लो करना है, या अगर लेट्स सपोज अगर 26 से कम हो गया, 24 पे चला गया, तो क्या करेंगे, वाटर इनलेट को रोक देंगे. अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस, एक तो चीज हमें समझ आ गई, हमने ब्रॉथ मीडियम डाल दिया. सेकंड, कूलिंग किस तरह से हम कर रहे हैं. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्मेंटर्स में
टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर इनलेट या कह लें कि कूलिंग जैकेट्स हैं उस फर्मेंटर्स के अराउंड। थर्ड थिंग कि हमारे पास सबसे लास्ट पे देखें ये स्पार्जर मौजूद है। ये स्पार्जर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह एक हमारे खाने की प्लेट होती है, उसके अंदर होल्स हैं। उन होल्स के नीचे आपको देखें नजर आ रहा है स्टीराइल एयर का, ये एक इनलेट नहीं होता, ये काफी सारे लगे होते हैं। और जस्ट लाइक जिस तरह के भी आपने देखा होगा सिलेंडर से गैस से ऐसे निकलती है आवाज निकाल के, इसी तरह से यहां से स्टीराइल एयर, स्टीराइल मींस के साफ सुथरी हवा जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं है। सो हम यहां से स्टीराइल एयर को ऊपर इंसर्ट करते हैं और यहां पर वो प्रेशर से निकलती है और इस पूरे सिस्टम में ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आएंगे अब, ये वो एयर है जो सर्कुलेट कर रही है। हम स्टीराइल एयर क्यों डालते हैं इसमें, क्योंकि हमने इस सिस्टम को एरोबिक रखना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन चाहिए, ये सारा क्योंकि क्लोज सिस्टम है, बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही, सो हम इसको खुद से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर। हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हम टेक्निकली एयर दे रहे हैं और हमें पता है कि एयर के अंदर 26% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो वो 21% सॉरी, सो वो 21% ऑक्सीजन इसके अंदर स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड किस तरह से होगी, हमारे बिल्कुल दरमियान में देखिएगा इस फर्मेंटर में इम्पेलर्स लगे हुए हैं जिनको हम स्टिरर्स कह सकते हैं। भाई ये ग्लास के अंदर आप ऐसे चम्मच से हिलाते हो ना, सो जस्ट क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटअप है तो उसके अंदर आप चम्मच तो यूज नहीं कर सकते, सो हम एक इम्पेलर यूज करते हैं। दरमियान में एक रॉड है, उसके साथ छोटे छोटे फैंस लगे हुए हैं जो कि मूव करते हैं और वो अटैच है मोटर के साथ। सो मोटर कॉन्टिन्यूसली स्लोली मूव करती रहती है। अब इन दोनों का ताल्लुक स्पार्जर का और इस मोटर का या इम्पेलर का क्यों एक क्रूशियल है, बिकॉज वो जब एयर आप इनलेट कर रहे हो तो वो एयर के बबल अपनी मर्जी से जाएंगे इधर उधर। हम इम्पेलर को चलाते हैं ताकि वो एक इक्वल होमोजेनिटी क्रिएट हो उस पूरे सिस्टम के अंदर, ताकि वो एयर के मॉलिक्यूल्स सब जगह पे सर्कुलेट करें। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे यीस्ट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसने ग्रो करना है और पेनिसिलिन बनानी है, तो वो अगर ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुंचे, जिस तरह ये ब्लू डॉट यहाँ पे नहीं है, सो वो इम्पेलर हेल्प करता है मूव करने में उन एयर बबल्स को, ताकि वो पूरे सिस्टम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इक्वली मिल सके। ओके, उसके बाद सबसे ऊपर देखिएगा पीएच रेगुलेटर भी प्रेजेंट है। पीएच रेगुलेटर इस तरह से रेगुलेट करते हैं हम पीएच को कि अच्छा अगर पीएच एसिडिक है, ज्यादा हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, एल्कलाइन कर देंगे और या वाटर ऐड कर देंगे या डिफरेंट मीडियम्स ऐड कर देंगे ताकि उसकी एसिडिटी लूज हो। हमें जितना पीएच रिक्वायर होता है, यूजुअली पेनिसिलिन बनाने के लिए हमें स्लाइटली एसिडिक पीएच चाहिए होता है, अब अराउंड 6.5 to 7 न्यूट्रल होता है, तो 6.5 अराउंड हमें चाहिए होता है। तो उसमें हम उसको एसिडिक रखते हैं डिफरेंट एसिड्स डाल के उसके अंदर। हम यूजुअली जब हम ब्रॉथ मीडियम को भी इंक्रीज करते हैं तब भी एसिडिटी बढ़ जाती है, बिकॉज जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो इन रिटर्न कुछ एसिडिक कंटेंट बन रहा होता है। हमें उसे टेक्निकली रोकना होता है बिकॉज हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट उससे डिस्टर्ब होती है अगर मीडियम ज्यादा एसिडिक चला जाता है या मीडियम ज्यादा बेसिक मीडियम में आ जाता है। अच्छा, इसके सबसे ऊपर आप देखिएगा एक एग्जॉस्ट है। अच्छा, होता क्या है यूजुअली जब हम इस प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस की रनिंग में ये जब सारा मूव कर रहा है, तो जब नई प्रोडक्ट बन रही है, नई प्रोडक्ट किस तरह से बनती है, मैं वंस अगेन बता दूं, पेनिसिलियम जब इसको ब्रॉथ को ईट अप करता है तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है पेनिसिलिन। सो इनिशियली तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो जब काफी हद तक अराउंड 50% प्रोसेस हमारा रन कर जाएगा, 50% प्रोसेस रन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्शन आनी शुरू होगी। तो जब प्रोडक्शन आनी शुरू होगी तो एक नई चीज बन रही है, उस नई चीज के बनने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम एयर इनलेट लेके जा रहे हैं, उस एयर को बाहर निकालना है हर सूरत। सो एक हीट जनरेट हो रही है जब नया प्रोडक्ट बन रहा है विच इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। उस नए प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में एक हीट रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा, और दूसरा हम एयर को अंदर इनलेट कर रहे हैं। उस एयर और इस हीट दोनों को बाहर निकालना जरूरी है बिकॉज हमारा वो ऑपरेटस मेंटेन रहना जरूरी है ताकि हम अपनी एक डिजायरेबल यील्ड को हासिल कर सकें। तो ये जो एयर हम इनलेट कर रहे हैं ये एग्जॉस्ट हो रही है थ्रू एक स्पेशल एग्जॉस्ट पाइप है। इस एग्जॉस्ट में कह लो कि देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ सीव्स जो कि बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं आने देते। मतलब इस सिस्टम को स्टीराइल रखा जाता है। एंड वंस अगेन स्टीराइल का मीनिंग है कि कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। और लेट्स सपोज कि अगर एंटर हो जाए, ऑलरेडी इसके अंदर पेनिसिलियम फंजाई मौजूद है, अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो वो क्या करेगा, इस ब्रॉथ मीडियम को खाना शुरू हो जाएगा। तो जब वो उस ब्रॉथ मीडियम को खाएगा तो हमें रिटर्न क्या देगा, कुछ भी नहीं। हमें रिटर्न चाहिए पेनिसिलियम से, फंगस से, और रिटर्न क्या है, पेनिसिलिन। सो हम इस सिस्टम को टोटली स्टीराइल रखते हैं बाय अप्लाइंग दिस स्टीराइल सील, जो आपको ऊपर सील नजर आ रही है।
ये सील टेक्निकली या ये पूरा सिस्टम जो हम इसे क्लोज रख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे सिस्टम में एंटर ना हो और हमारी प्रोडक्ट को या हमारी यील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ओके, इस सब के लास्ट में जब हमारा प्रोसेस, जब हमने पढ़ा था पेनिसिलिन के बारे में, प्रोसेस जब हमारा एंड पे पहुंचता है तो पेनिसिलिन प्रोड्यूस होती है सबसे लास्ट में जाके। वो किस तरह कि जब भी पेनिसिलियम ने सारा ब्रॉथ खा लिया, अब उसको एक टाइम लगेगा एक्सक्रीशन में, बिकॉज पेनिसिलिन इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो पेनिसिलिन जब एक्सक्रीट करेगा, हमारे पास ये मीडियम की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, बिकॉज एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। हम यहाँ से जो लास्ट आपको पॉइंट नजर आ रहा है जहां पे लिखा है हार्वेस्ट, सो हम यहाँ से ये टैप ओपन करते हैं। यूजुअली वो, क्योंकि पेनिसिलिन जो भी प्रोडक्ट बनता है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सो वो नीचे बैठ जाता है। हम यहाँ से उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। समटाइम्स इसके आगे एक और अपरेटस लगता है जो इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवा देता है। जो भी प्रोडक्ट इसमें से निकलेगी उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। अब फायदा ये होता है क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन ही क्रिस्टल्स बनते हैं, या जो भी लिक्विड साथ आ रहा है ब्रॉथ मीडियम उसके भी क्रिस्टल्स बन जाएंगे, लेकिन उन क्रिस्टल्स को सेपरेट करना आसान होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट क्रूशियल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। हमारे पास जब भी सेपरेशन टेक्निक्स आती हैं तो वी यूजुअली स्टडी क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज हमारे पास सेपरेशन का सबसे इजीएस्ट मेथड क्रिस्टलाइजेशन है। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट फर्मेंटर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि फर्मेंटर्स की हमारे पास जो रेंज है इट इज अबाउट 100 to 150,000 लीटर्स। हम इसके अंदर ब्रॉथ मीडियम ऐड करते हैं, इट लुक्स लाइक दिस। उस ब्रॉथ मीडियम के ऊपर हम वो स्ट्रेन ऐड करते हैं, वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस पे फीड करता है और हमारी डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें देता है। फर्दरमोर हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे एक स्पार्जर है जो कि इसको स्टीराइल एयर प्रोवाइड करता है। इन द मिडल हमारे पास एक इम्पेलर है जो कि इस पूरे सिस्टम को स्टीयर कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को मूव कर रहा है, ताकि टेक्निकली हमारे पास इम्पेलर का रोल वंस अगेन बता दूं सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो स्टीराइल एयर एंटर हो रही है उन बबल्स को होमोजेनाइज करना। पूरे सिस्टम में वो बबल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ही हमारी प्रोडक्शन ठीक तरह से आ सकेगी। फर्दरमोर हमारे पास था एक वाटर कूलिंग जैकेट। सो हमारे इस सिस्टम के अराउंड एक कूलिंग जैकेट प्रेजेंट है, और वो क्यों है? ताकि हम इस सिस्टम को एक अपने रीजनेबल डिजायर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकें, और हमारी प्रोडक्ट, हमारी आउटपुट तभी अच्छी आ सकेगी जब हमारा टेम्परेचर मेंटेन होगा एक रीजनेबल टेम्परेचर के ऊपर। फर्दरमोर हमारे पास पीएच रेगुलेटर है, क्योंकि जब भी हमारे फर्मेंटर्स चलते हैं तो उसमें आइदर एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। यूजुअली जब पेनिसिलिन प्रोडक्शन हो रही होती है तो एनवायरनमेंट यूजुअली एसिडिक हो सकता है, सो उसको हम ज्यादा एसिडिक हो सकता है, सो हम उसे मेंटेन करते हैं यूजिंग ए पीएच रेगुलेटर। उसके बाद जो एयर हम एंटर कर रहे हैं वो थ्रू एग्जॉस्ट हमारे सिस्टम से बाहर जा रही है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं थ्रू दिस हार्वेस्टिंग फनल। ओके, लास्ट थिंग कि हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चूज करें जो इन फर्मेंटर्स में सक्सेसफुली हमें एक प्रॉफिटेबल आउटपुट दे सकते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं। एक वो कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट नंबर 1, दे आर रैपिडली ग्रोइंग। रैपिडली ग्रोइंग इसलिए बिकॉज अगर हम यहाँ पे पेनिसिलियम को ऐड कर रहे हैं, सो पेनिसिलियम अगर जिस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें पता है आफ्टर एवरी 20 मिनट वो स्प्रेड कर जाता है, तो वो जो 2 निकले हैं वो हर 20 मिनट के बाद और दोबारा स्प्लिट कर जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, वो 4 दोबारा स्प्लिट करेंगे 8, सो इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो 20 मिनट को इतना ज्यादा टाइम नहीं है। सो हम इस पहले फीचर यही है कि भाई दे आर रैपिडली ग्रोइंग। अगर हम पेनिसिलियम को डाल रहे हैं और पेनिसिलियम 2 दिन के बाद हमें प्रोडक्ट दे रहा है तो वो कोई फायदा नहीं है, हम मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे उस तरह से। सो वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी ग्रोथ बहुत तेज है, और ये सारा जो सिस्टम हम कर रहे हैं जिसमें हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, पीएच मेंटेन कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं एंड सो ऑन, ये सारा उसका प्रोटोकॉल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रैपिडली ग्रो करवाना है। जितना वो रैपिडली ग्रो करेगा उतनी हमारी मैक्सिमम आउटपुट निकल सकेगी। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। यूजुअली हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे फायदेमंद में है, हमारे फायदे में है। जस्ट लाइक हमारे गट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ई कोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई, वो हमें विटामिन B12 देता है, लेकिन जब वो विटामिन B12 के सिंथेसिस कर रहा होता है तो कुछ एसिडिक कंटेंट भी प्रोड्यूस करता है। सो इसी वजह से जब ये ई कोलाई की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है किसी भी वजह से, सो उसमें स्टमक अल्सर्स आ सकते हैं,
इंटेस्टाइनल कैंसर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लेकिन इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वो हमारी ही गट में रहता है लेकिन हमें कुछ ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता. सो हम फर्मेंटर्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं विच आर नॉन टॉक्सिक, जो कि एक तो टॉक्सिक यूजुअली कहते हैं जहरीले ना हो, नुकसानदेह ना हो, और दूसरा एसिडिक भी ना हो. भाई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐड करना है. जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम पेनिसिलियम की बात कर रहे हैं, सो पेनिसिलियम जब ग्रो कर रहा है तो वो एसिडिक कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो कोई हार्मफुल कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नो मैटर व्हाट. अगर हम उसकी इन टेम्परेचर्स को, इन वैल्यूज को मेंटेन नहीं भी रखते इसके अंदर, तब भी हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है वो हार्मफुल या टॉक्सिक नहीं होगा. सो हम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं जो कि नॉन टॉक्सिक है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो वर्ड है बायोलॉजी. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसे हम बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाई कर सके, हम अपनी मर्जी से उसके स्ट्रेन्स को चेंज कर सकें, उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स को ऑल्टर कर सकें. कुछ माइक्रोब्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते. कुछ जिस तरह टोबैको मोज़ाइक डिजीज का वायरस है, उसकी हम स्ट्रेन को चेंज नहीं कर सकते, उसकी कंडीशंस चेंज की जा सकती हैं, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई फर्दर कोई नई चेंजिंग नहीं लाई जा सकती. सो हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करते हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजिकली, जेनेटिकली उन्हें हम चेंज कर सकें. और हम जेनेटिकली क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम अपनी डिजायरेबल प्रोडक्ट ले सकें. जस्ट लाइक जब इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाती है, इंसुलिन प्रोडक्शन में हम उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को चेंज करते हैं. वो स्ट्रेन्स को चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज अगर हम उसके स्ट्रेन्स को चेंज नहीं करते तो उसमें से इंसुलिन के साथ साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. तो जब वो फाइनल हमारे पास एक प्रोडक्ट निकलता है तो हम इंसुलिन में से उस टॉक्सिक प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई हम उन स्ट्रेन्स को चेंज करते हैं ताकि ये हार्वेस्ट करता है हमारे थर्ड पॉइंट को कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइबल हो. एंड लास्ट पॉइंट इसमें should grow in a cheap medium. अच्छा, जब हम बात करें ना पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन इज अ हायर क्लास एंटीबायोटिक, तो इसके लिए हम ब्रॉथ यूज कर रहे हैं. ब्रॉथ इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव मीडियम. सो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस. पेनिसिलिन के अलावा हम जब भी फर्मेंटर को यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो कि हमारे सस्ते मीडियम में ग्रो कर सकें, उनको ज्यादा कॉस्टली फूड ना देनी पड़े. जिस तरह एगर जेल है, एगर जेल में इजीली ग्रो कर जाते हैं, एगर जेल इज क्वाइट चीप. सो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज करें. सो ये 4 फीचर्स हैं. सबसे पहले वो रैपिडली ग्रोइंग हो, नॉन टॉक्सिक हो, बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइबल हो और सस्ते मीडियम में, चीप मीडियम में, चीप फूड मीडियम में ग्रो कर सके. सो ऑल इन ऑल हमारा चैप्टर आज क्लियर होता है. इस चैप्टर में so far we have studied about various microorganisms, their useful and harmful aspects, how we use microorganisms in a beneficial way. हम बायोटेक्नोलॉजी को माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह लिंक करते हैं, कैसे फर्मेंटर्स को यूज करते हैं और किस तरह हम अपनी मैक्सिमम आउटपुट्स लेते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.